वेलकम बैक स्टूडेंट। तो साइंस के सेकेंड मॉडल पेपर को लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं और आज के इस जो मॉडल सेट है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि जितने भी मॉडल सेट मैं आप लोग के लिए ला रहा हूँ सभी मॉडल सेट देखने के बाद आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे और काफ़ी अच्छे नंबर से आप ज़रूर पास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, आपतन कोण आई अपवर्तन कोण आर और पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 है। तो स्नेल के नियम से क्या होता है? स्नेल के नियम से होता है साइन आई बाई साइन आर होता है। ये अपवर्तन का जो है नियम है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, देखिए विरल माध्यम का मतलब होता है हवा, सघन माध्यम यानी कांच या पानी में प्रवेश करेगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो अपवर्तन कोण जो होता है, तो आपतन कोण से अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण से जो आपतन कोण यहाँ पर जो पड़ने वाला कोण है, इससे अपवर्तन कोण हमेशा क्या हो जाएगा? कम होगा। ये क्या हो जाएगा? हमेशा छोटा होगा, कम हो जाएगा। आपतन कोण से अपवर्तन कोण यानी कि सघन माध्यम में जो प्रकाश होता है वो कम मुड़ता है, विरल माध्यम में अधिक मुड़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हवा में जो है कांच प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग जब भी निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, हवा में प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ बट्टे उस माध्यम यानी कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। तो ये दोनों यहाँ से कट जाएगा, 3/2। ऑप्शन ए हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए वृक्क जो होता है मनुष्य में वो उत्सर्जन से संबंधित होता है और उत्सर्जन संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारा वृक्क होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश, ये सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहाँ से निकलता है? जल से निकलता है। ठीक है, ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल तथा कांच का अपवर्तनांक आपको दिया गया 4/3 और 3/2। तो जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक, देखिए जब जल का कांच की जो है अपेक्षा में अपवर्तनांक निकालेंगे तो जल का अपवर्तनांक बट्टे कांच का अपवर्तनांक कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4/3 × 2/3 यानी कि ये हो गया आपका 8/9 यानी ऑप्शन डी इस सवाल का हो गया सही जवाब। जब भी किसी दो माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो पहले माध्यम के अपवर्तनांक में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक से भाग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तब अपवर्तन कोण। देखिए जब क्रांतिक कोण के बराबर, क्रांतिक कोण 90 डिग्री कहेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। दांत का जो मसूड़ा होता है, इनामेल दंत वल्क, किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी कठोर होता है? देखिए मसूड़ा काफ़ी कठोर होता है। ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किस चीज़ का? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न लोग चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है इसमें हम लोग अगर विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं तो क्या होता है? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे हम लोग कहते हैं कलोड़ क्षार अभिक्रिया। क्या कहेंगे? कलोड़ क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कम से कम हम लोग 25 सेंटीमीटर से ही साफ देख सकते हैं और अगर हम लोग अधिकतम दूरी की बात करें तो वो अनंत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो हमेशा याद रखना है कि निकट, देखिए आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर निकट है और दूर है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि निकट है तो आपका यहाँ पर 2 लेंस है, एक है अवतल और एक है उत्तल।
तो यहाँ पर आप देखिए, इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर निकट है, नाम के हिसाब से इसका आकार बड़ा है इसलिए अवतल, इसमें बड़ा आकार का लेंस। दूर नाम छोटा है, इसके आकार से इसका छोटा यानी कि उत्तल लेंस। यानी निकट में हमेशा अवतल लेंस लगेगा और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग संवेदी ग्राही। देखिए, ग्राही का मतलब होता है जो संवेदन प्राप्त करता है। तो कान है, आँख है, नाक है, ये प्राप्त करता है, दिमाग उसका विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर दिमाग संवेदी ग्राही नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ अगर सभी को गौर से देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील इस पर कॉपर हो जाएगा। अगर हम सबसे कम अभिक्रियाशील की बात करेंगे तो सोना, और सोना ओवरऑल सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अगर ओवरऑल हम सबसे अधिक अभिक्रियाशील की बात करें तो वो पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर क्या जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर हम लोग कार्बन के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और जिंक धातु का प्राप्ति होगा। तो इसमें से ऑक्सीजन हट गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। कौन सी इसमें कार्बन क्या है, कार्बन अपचायक है, क्योंकि ये इसमें जो है आपका सॉरी यहाँ कार्बन उपचायक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जो हो रहा है इसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए सॉरी उपचयन हो रहा है इसलिए ये अपचायक है। ठीक है, कार्बन यहाँ पर क्या है, अपचायक है। ऑप्शन ए सही जवाब है। जिसका उपचयन होता है उसे हम लोग अपचायक बोलते हैं। ठीक है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है। देखिए अपचायक, तो अपचायक की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए Mn से ऑक्सीजन, MnO2 से ऑक्सीजन हट जाएगा यहाँ पर। Mn यहाँ पर देखिए यहाँ सिंगल हो गया, तो Mn अपचायक हो गया यहाँ पर, क्योंकि Mn से ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, ये मेडुला से निकलता है। मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है, और मस्तिष्क का जो हमारा यहाँ पर जो पिछला हिस्सा होता है, यहाँ से हमारे ये पीठ में मेरु रज्जु यहाँ से निकलता है। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। देखिए पादप हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं आपके 5 होते हैं। इनमें से गैसीय अवस्था में जो होता है एथिलीन पाया जाता है। एथिलीन का मतलब होता है फलों को पकाने वाला गैस। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फल को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला गैस कौन है तो वो एथिलीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। देखिए सबसे अधिक विचलित होने का मतलब है कि वो दिखेगा नहीं, तो वो कौन सा हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। सबसे अधिक विचलित कौन हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम लाल का विचलन होता है, इसलिए लाल सबसे ऊपर में दिखता है, तो सबसे कम विचलन पूछा जाए तो लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। देखिए सक्रियता श्रेणी में आपके 3 तरह के तत्व होते हैं। एक बिल्कुल जो निष्क्रिय होता है, मध्य श्रेणी और सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो जो सबसे कम होता है उसका तो डायरेक्टली उसको तो हम लोग डायरेक्ट प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि वो अभिक्रिया नहीं करता है, और जो मध्य में होता है उसको हम लोग धातु ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। जैसे कि इसमें आपका एल्युमिनियम हो जाता है, इसमें आपका जिंक हो जाता है। ये सभी तत्व का हम लोग मध्य श्रेणी में रखते हैं सक्रियता श्रेणी के आधार पर। और जो सबसे अधिक होता है उसका सीधा हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग वैद्युत अपघटन कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उपधातु है। देखिए उपधातु होता है Sb यानी कि एंटीमनी। कौन होता है, Sb। एंटीमनी क्या है, ये उपधातु है। आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम, ये 3 उपधातु होते हैं। सिलिकॉन को भी उपधातु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं हम लोग। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति। देखिए वायुमंडल में अगर CO2 देखा जाए तो 0.03% होता है। कितना होता है, 0.03% होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सबसे कम विचलित होता है लाल, इसलिए ये ऊपर में दिखता है, और सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी, ये नहीं दिखता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग बनता है? देखिए, नेत्र एक गोल होता है, इसका सबसे पिछला जो भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं रेटिना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहेंगे? दृष्टि पटल। तो नेत्र के इसी भाग पर क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है? देखिए, अगर हम लोग वाट देखते हैं तो यहाँ पर वाट जो होता है ये होता है जूल प्रति सेकेंड, तो पहला हमारा सही है। अब देखिए यहाँ पर VA यानी कि V हमारा हो गया, ये वोल्ट हो गया, तो VI ये भी हमारा सही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो A जो होता है हमारा यानी एम्पियर, तो I स्क्वायर, और ओम है R, I स्क्वायर R भी ये हमारा विद्युत धारा को ही इंडिकेट करता है। कुल मिला के यहाँ पे V स्क्वायर ओम ये वाट के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो देखिए, पादप हार्मोन की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है? साइटोकाइनिन। देखिए, पादप हार्मोन जो होता है इसमें हमारा होता है ऑक्सीन, उसके बाद हमारा होता है जिबरेलिन, इसके बाद हमारा होता है साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड होता है, और उसके बाद हमारा होता है एथिलीन, जो कि फलों को पकाने में काम आता है। ये 5 जो होते पादप हार्मोन होते हैं, इसको आप लोग को याद रखना है। ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, न्यूक्लियस शब्द अगर दिया गया तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया, लेकिन कोशिका की खोज की बात की जाए तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और न्यूक्लियस शब्द रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य। देखिए, तंत्रिका कोशिका जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन के मध्य जो यहाँ पर इसकी बनावट होती है, जो खाली स्थान होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिनेप्टिक दरार कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक दरार कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल जब भी होगा, अम्ल का जो सूत्र होता है COOH होता है। ऑप्शन बी ये अम्ल है। बात करें अगर CHO की तो ये एल्डिहाइड है। अगर बात करें CO2 की, CO की, तो ये कीटोन है। बात करें NH2 की तो ये एमीन हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन और एमीन है यहाँ पर। ठीक है, इससे आप लोग जो समूह है, क्रियाशील समूह, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ना एक जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथिलीन में, देखिए इथिलीन में कार्बन, देखिए इथिलीन जो होता है C2H4 होता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और इस तरह से यहाँ पर जो है आपके हाइड्रोजन सजे रहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो है बीच में डबल बॉन्ड होता है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा और पाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चलेंगे, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध? देखिए, इथेन का सूत्र होता है C2H6। अगर हम लोग इसको सजाएंगे, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रोजन सज जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7। इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं का रोग ट्राइकोमोनियसिस। देखिए, ट्राइकोमोनियसिस एक वायरस जनित रोग है, ये याद रखना आपको। ट्राइकोमोनियसिस एक क्या है? ये वायरस जनित रोग होता है। ये स्त्रियों के मूत्र जनन नलिकाओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है धारा मापने का यंत्र। देखिए, धारा यानी करंट मापने के यंत्र को हम लोग कहते हैं ए मीटर। इसे ए से डिनोट किया जाता है, ए मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलेंगे। एक वोल्ट, देखिए वोल्ट जो होता है वो विभव होता है, और विभव बराबर क्या होता है? हमारा कार्य बट्टे आवेश होता है। अब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, कार्य का जूल, आवेश का कूलम, यानी जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? देखिए, ए मीटर को हम लोग जब भी जोड़ेंगे विद्युत परिपथ में, तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। अब यहाँ पे पार्श्वबद्ध में किसको जोड़ा जाता है? तो पार्श्वबद्ध में जोड़ा जाता है किसे? सॉरी, ये श्रेणी और पार्श्व एक ही चीज होता है, यानी ए और बी दोनों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्षमा करें, ये जो है सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिस कर गया हो। ये जो आपके हैं ए मीटर को विद्युत परिपथ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पार्श्व क्रम को हम लोग समांतर क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम को क्या कहेंगे? ये समांतर क्रम को हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, ये कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, इसके लिए क्षमा करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए विद्युत शक्ति P बराबर VI होता है, तो ये भी सही है। अगर हम V को IR में बदल दें तो यहाँ पर I²R हो जाएगा, तो ये भी सही है। और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग I को V/R में बदल दें तो V²/R भी हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ R पर स्क्वायर कभी नहीं होगा, इसे ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इस सवाल का है सही जवाब। IR² ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करता है। देखिए विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब भी किसी चालक तार से धारा बहेगा तो ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार। देखिए अगर बाएं से दाएं हम लोग इस तरफ जाएंगे तो आकार क्या होगा परमाणु का? वो घटेगा। परमाणु का आकार क्या होगा? घटेगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबंध बनने में धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो त्यागने का मतलब है देना, और जब कोई देता है तो वो प्लस होता है, लेने वाला माइनस होता है। तो यहाँ त्याग कर रहा है तो ये हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। त्याग करने वाला क्या होता है? विद्युत धनात्मक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन स्त्रियों के बाह्य जननेंद्रिय? देखिए स्त्रियों का जो यहाँ पर सिस्टम है, जनन पद्धति है, उसमें जितने भी अंग होते हैं उसमें सबसे बाहरी अंग को योनि कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग वेजिना भी कहते हैं, योनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुरुष के शीशन के जो शिखर का भाग होता है, तो पुरुष के शीशन का जो शिखर वाला भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं ग्लांस। क्या कहेंगे? ग्लांस कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष का मैथुन अंग कहलाता है। तो पुरुष का जो मैथुन अंग होता है वो कहलाता है शीशन। ठीक है, जिसे हम लोग लिंग भी कह सकते हैं। इसे अंग्रेजी हम लोग पेनिस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा मिलती है। देखिए अगर बल की दिशा पे हम लोग बात करेंगे तो ये मैंने पिछले भी आप लोग क्वेश्चन बताया था, ये अंगूठा बल की दिशा को बतलाता है। ये फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से मिलता है। किससे मिलता है? फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से मिलता है। नेक्स्ट में चलते हैं कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है। तो विद्युत मोटर की जो क्रिया आधारित होती है वो किस पर होती है? आर्मेचर के घूर्णन पर आधारित होती है। किस पर होती है? आर्मेचर के घूर्णन से ही मोटर घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विद्युत चुंबक होता है। देखिए चुंबक दो प्रकार का होता है, एक विद्युत चुंबक और एक हमेशा परमानेंट चुंबक। तो परमानेंट चुंबक से ही अस्थायी चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक क्या होगा? अस्थायी चुंबक होगा, क्योंकि इसमें चुंबक का प्रभाव उतने ही समय तक रहता है जब तक कि उसमें विद्युत धारा का प्रवाह चलेगा। जैसे ही विद्युत धारा बंद हो जाएगा तो इसका चुंबकत्व भी क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न डायनेमो का सिद्धांत है। देखिए डायनेमो जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर युग्मक। देखिए नर युग्मक जो होता है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं शुक्राणु। नर के द्वारा युग्मक निकलता है शुक्राणु, और जो मादा युग्मक होता है उसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहेंगे? अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिए मानव मादा में अंडाशय होता है, गर्भाशय होता है, डिम्ब वाहिनी होता है, शुक्रवाही का ये नर जनन का भाग होता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जीन की जो रासायनिक संरचना क्या है? तो जीन की रासायनिक संरचना डीएनए होती है। जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? डीएनए होती है। अगले प्रश्न में लोग चलेंगे, डीएनए में कौन कौन नाइट्रोजन युक्त क्षार हैं? देखिए डीएनए में अगर बात करेंगे तो एडिनिन होता है, साइटोनिन होता है, गुआनिन होता है और थायमिन होता है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत की बात करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर कोयला तो नहीं है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम नहीं है, प्राकृतिक गैस नहीं है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। सौर पैनल, देखिए सौर पैनल जो बनता है, इस सौर पैनल में आप देखते होंगे कई सारे यहाँ पर क्या होते हैं? ये प्लेट लगे होते हैं। तो कई अनेक सौर सेल को संयोजित करके सौर पैनल बनाया जाता है। क्लियर है ये? अगले प्रश्न पे चलते हैं, नरौरा। देखिए नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होता है वो उत्तर प्रदेश में। नरौरा किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरौरा उत्तर प्रदेश में। देखिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग,
1 MV के पवन ऊर्जा जनित्र के लिए पवन फर्म को लगभग कितने हेक्टेयर भूमि में चाहिए। देखिए इसमें याद रखिए, जब भी 1 मेगावाट हम लोग को चाहिए तो इसके लिए हम लोग को 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी? 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। देखिए अगर यहाँ पर लोग मलेरिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ साफ पानी नहीं होगा। मलेरिया गंदे पानी में, मलेरिया का जो मच्छर होता है वो गंदे पानी में होता है। अगर हम डेंगू की बात करेंगे तो डेंगू का मच्छर वो जो होता है वो साफ पानी में उत्पन्न होता है। ठीक है, मलेरिया गंदे पानी में, डेंगू मच्छर साफ पानी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, अब अगला क्वेश्चन भी आ गया, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर। तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर ये साफ जल में होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है, डेंगू साफ जल में, मलेरिया गंदे जल में। अगला है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण कैसा था। देखिए जीवन की उत्पत्ति के समय अपचायक था, तभी ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुआ, भरपूर मात्रा में हम लोग को उपलब्ध हो पाया। तो शुरू में उत्पत्ति के समय वातावरण अपचायक था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में किसका अर्थ जल होता है। देखिए जल हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, तो हाइड्रो, जल को हम लोग हाइड्रो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे होता है जल जो H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात। तो आप यहाँ गौर से देखेंगे, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या का अनुपात H2O यानी 2:1 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर को उष्मा देने पर। देखिए चूना पत्थर को उष्मा देते हैं तो CaO बन जाता है और ये CO2, ये 2 चीज़ में टूट जाता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, इसलिए ये वियोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए का निर्माण किससे हुआ है। तो डीएनए का निर्माण में देखिए इसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है और फॉस्फेट भी होता है और नाइट्रोजन क्षार होता है। ये 3 चीज से मिलकर के डीएनए का निर्माण होता है। अगले प्रश्न में लोग चलते हैं, कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कि आहार श्रृंखला में एक कड़ी होती है, जैसे घास, घास को यहाँ पर कौन खाएगा, बकरी खाएगा। ठीक है, घास को गेहूँ तो खाएगा नहीं। ठीक है, बकरी को गाय नहीं खाएगा, घास को मछली नहीं खाएगा। तो घास, बकरी और उसके बाद मानव, यानी कि ऑप्शन बी, ये एक आहार श्रृंखला बना सकता है। घास, बकरी और मानव बना सकता है, बकरी को मानव खा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लोग चलते हैं। निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार। पर्यावरण मित्र व्यवहार का मतलब होता है दोस्तों कि जिस व्यवहार से पर्यावरण को लाभ हो। तो अगर हम बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाएंगे तो ये पर्यावरण मित्र व्यवहार होता है, क्योंकि इससे पर्यावरण को लाभ होगा, ताकि यहाँ पर प्रदूषण कम होगा। कार्य समाप्त होने पर लाइट और पंखे को स्विच ऑफ कर देंगे, इससे विद्युत बचता है। ठीक है, तो ये हमारा पर्यावरण मित्र व्यवहार है। स्कूटर पर जाने के बजाय विद्यालय पैदल जाएंगे तो प्रदूषण नहीं होगा और पेट्रोल भी बचेगा। तो ये उपयुक्त सभी जो है पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये धुआं क्या? देखिए लेड नाइट्रेट से याद रखना आपको, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है, इसलिए ये धुआं किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे तो NO2 और O2 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया है। कैसी है? उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं। देखिए कोई भी बड़ा चीज जब टूटता है और बड़ा चीज टूट के जब छोटे छोटे उत्पाद बनता है, इसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो अभी मैंने आपको बताया लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे तो NO2 और O2, ऑप्शन डी, NO2 और O2 प्राप्त होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक को, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ में हम लोग जिंक को मिलाकर गर्म करेंगे तो इसमें से हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता कौन होता है? जो उत्पाद को खाएगा, यानी जंगली जानवर ही इसमें उपभोक्ता आ सकता है, क्योंकि हरे पौधे, नील हरित शैवाल सभी पर्ण हरित वाले हैं, क्लोरोफिल वाले उत्पादक होते हैं, और जो उत्पाद को खाते हैं उन्हें जंगली यानी कि उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। तो देखिए जैविक प्रक्रम यानी खुद से अपघटित होने वाला कौन है? तो ये सूखे घास पत्ते हैं।
बाकी इसमें से देखिए पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक की बोतल, ये तो जैविक प्रक्रम द्वारा नहीं होगा, इसे किसी दूसरी विधि से अपघटित कर सकते हैं। तो सूखे घास पत्ते, ये हो गया सही जवाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। ये कहाँ पर हुआ? तो ये मिदनापुर बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिदनापुर बंगाल में बचाया गया था। अगले प्रश्न पे चलते, वनों के संरक्षण के लिए किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो देखिए, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई रोकना चाहिए, अतिचारण रोकना चाहिए। अतिचारण मीन्स जानवर मवेशी को ज़्यादा हम लोग अगर उस पर चराते हैं या फिर उसका अधिक उपयोग करते हैं चारा के रूप में। खनन, अगर खनन करने से भी क्या होता है, ये वन संरक्षण के लिए अनेक, जिसमें सभी जो है ये आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? देखिए, दांत का जो पीएच मान होता है वो हमेशा 5.5 से आसपास रहना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो क्या हो जाएगा? दंत क्षय प्रारंभ हो जाएगा। तो मुंह का पीएच मान 5.5 से कम जब हो जाता है तब दांत का क्षय शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग अंत वाले दोनों को जोड़ेंगे, एवरेज करेंगे तो बीच वाला आएगा। इसको तिर्यक कहते हैं, तिर्यक है ये। और तिर्यक का नियम जो दिया गया था, तिर्यक नियम के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? डॉब राइनर थे। कौन थे? डॉब राइनर थे। तिर्यक नियम के प्रतिपादक कौन थे? डॉब राइनर थे। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? देखिए, योगदान तो बहुतों ने किया था, लेकिन इसके विकास में मुख्य योगदान जो रहा वो मेंडलीव का रहा था। किसका रहा था? मेंडलीव का रहा था, क्योंकि लगभग आवर्त सारणी मेंडलीव ने ही तैयार कर दिया था। और इसके बाद मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया, जिसमें थोड़ा सा सुधार किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में उदर्भ स्तंभ, देखिए उदर्भ स्तंभ ये होता है इस तरह से, इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे ग्रुप या समूह कहेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बात करेंगे अमाशय का, तो अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाशय में पेप्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है अमाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन विधि होती है? देखिए, कवक में भी मृतजीवी पोषण होता है। क्या होता है? मृतजीवी पोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन आज के इस सेशन का हमारा है ऑक्सीजन। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 जो होते हैं ये पादप हार्मोन होते हैं। इसमें से ऑक्सीजन जो है वो भी एक पादप हार्मोन का रूप है। तो यहाँ सही जवाब ऑप्शन सी, हार्मोन। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 80 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी तरह से हम आपके लिए और भी कई मॉडल सेट लाएंगे। इन सारे मॉडल सेट को देखने के बाद आपको काफ़ी आसानी से एग्ज़ाम में 40 में 40 लाने में सफलता मिलेगी। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे। अगले मॉडल सेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।